Assalamu alaikum everyone, I am Waqas Bashir. Today we are going to discuss about the sources of organic compounds. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जॉन सीना कहाँ से आ गया? अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ कि आज से मैंने सोचा है कि हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक कोई अच्छी बात भी आप लोगों के साथ शेयर किया करें, ताकि आप लोगों की केमिस्ट्री 101 के साथ मोटिवेशन 101 भी होती रहे। तो आज जो हमारा हीरो है वो है जॉन सीना। तो मैं परसों ट्विटर स्क्रॉल करते हुए एक ट्वीट देखी जो कि जॉन सीना की थी, तो बड़ी अच्छी मुझे लगी। उसमें लिखा हुआ था कि वरी लेस अबाउट बीइंग परफेक्ट एंड फोकस मोर ऑन अबाउट बीइंग रियल। इसका क्या मतलब है कि आप परफेक्ट होने पे ज़्यादा फोकस ना करें या उस पर ज़्यादा वरी आप ना हो, क्योंकि परफेक्ट तो कोई बंदा भी नहीं होता। लेकिन असल में जिस चीज़ पे वरी होने की बात है वो ये है कि आप रियल हो, यानी जो आप हैं वो अपना आप दूसरों को दिखाएं और उस पर कॉन्फिडेंट रहें आप लोग। अच्छा, आज हम फिर इसके बाद अपना सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास सोर्सेज जो है ना वो दो तरह से होती हैं, दो टाइप की हैं। एक तो एनिमल सोर्स है और दूसरी है प्लांट सोर्स। हमारे पास एनिमल से भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल किए जा सकते हैं और प्लांट्स से भी हासिल किया जा सकता है। इवन जो डेड प्लांट्स हैं उनसे भी ये हासिल किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनिमल जो सोर्सेज हैं, यानी एनिमल से हासिल होने वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कैसे हासिल होते हैं और वो कौन से होते हैं। ये दो तरह के, एक तो प्रोटीन्स हैं हमारे पास, प्रोटीन्स हासिल होती हैं एनिमल से, और दूसरा फैट्स या ऑयल्स हमारे पास हासिल होते हैं एनिमल से। अब जो प्रोटीन्स हैं वो एग्स की सूरत में यानी अंडों की सूरत में मटन, चिकन, बीफ और फिश, यानी जितने भी तरह का गोश्त है हमारे पास उससे हमें ये मिलती है प्रोटीन्स। उसके बाद जो फैट्स हैं हमारे पास या ऑयल्स हैं वो मोस्टली हमें मिल्क से मिलते हैं, जो जानवरों का मिल्क होता है, या बटर से या चीज़ से हमें मिलता है। तो ये इसकी सोर्सेज हैं हमारे पास एनिमल्स की, कि एनिमल से किस तरह के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन्स और फैट्स हैं। इसके बाद हमारे पास जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर दो तरह से प्लांट्स हैं। एक तो लाइव प्लांट्स हैं यानी जिंदा प्लांट्स जो हैं वो हैं, और दूसरे डेड प्लांट्स हैं। अब डेड प्लांट्स जो हैं उनसे दो या तीन तरह के हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो है ना वो आ जाते हैं। एक तो कोल है, दूसरा पेट्रोलियम और तीसरा गैस। आगे इनके अंदर भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड मुख्तलिफ तरीके से इनको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए इनसे मज़ीद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। और जो लाइव प्लांट्स हैं हमारे पास वो हैं उनके अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और ऑयल्स हासिल हो सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो वीट यानी गंदम, मेज़ यानी मकई, और पोटैटो आलूओं से, बारले जौ से, राइस, और ये हमारे पास चावल से। ये तो हो गए कार्बोहाइड्रेट्स जिनको आप स्मॉल में कार्ब्स भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद प्रोटीन्स में हमारे पास आ जाती हैं पल्सेस, उसके बाद बीन्स हैं, और यानी ये हमारे पास दालें जो होती हैं ना उनमें ज़्यादातर ये प्रोटीन्स पाई जाती हैं। अब जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स एप्पल के अंदर, उसके बाद ऑरेंज के अंदर और बनानास के अंदर हमारे पास विटामिन्स होते हैं। ये अभी जब कोरोना है तो फिर ज़्यादातर डॉक्टर्स कह रहे थे कि आप लोग जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो खाएं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होता है, तो वो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़िअत यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो विटामिन सी की वजह से ये। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एंड पे ऑयल्स आ जाते हैं। तो उसमें पाम ऑयल, उसके बाद ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल, इसके बाद सनफ्लावर ऑयल, और भी बहुत से ऑयल्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से हम ये एनिमल्स और प्लांट से हासिल कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सोर्सेज हैं मेनली इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अच्छा, इसमें अब हमने डिस्कस जो है ना, हमारा मेन जो फोकस है इसके अंदर वो ये होगा कोल, पेट्रोलियम, गैस, और इनको भी थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेनली जो हमारा जो कम्प्लेक्स आएगा वो इन चीज़ों का ही आएगा। ज़्यादातर इसमें जो हमारा जो मेन इसके अंदर टॉपिक है वो कोल का ही है। सबसे पहले हम डिस्कस भी कोल को ही करेंगे। तो आइए कोल को डिस्कस करते हैं। कोल को अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ब्लैकिश कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होती है। अब इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में नाइट्रोजन और सल्फ़र भी मौजूद होती है। अब ये बना कैसे था कोल? तो ये ज़मीन में 500 मिलियन ईयर्स अगो, या कुछ कहा जाता है कि 345 से 2.5 मिलियन ईयर्स के दौरान ये कोल बना था ज़मीन के अंदर। अब हुआ क्या था कि जब स्टीरॉइड्स मुख्तलिफ ने ज़मीन को हिट किया तो उस दौरान ये जो प्लांट्स थे वो डेड हो गए, और फिर उनकी लेयर बन गई समंदर की सतह के ऊपर, समंदर की तह के अंदर।
तो अब इसमें जब आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर ज़मीन का बढ़ा और प्रेशर से ये चेंज होता गया, ज़मीन के अंदर अंदर जो है ना धंसता गया, और इसकी इसी बेस पे इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स भी हैं कि जिसमें के अंदर मॉइस्चर कम है या ज़्यादा है। अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो वुड है ना, वुड में जो वुड का कन्वर्जन होता है कोल के अंदर, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर वुड कन्वर्ट होती है कोल के अंदर। अब इसमें जो वुड होती है हमारे पास, उसके अंदर आलमोस्ट 40% कार्बन होता है। अब ये जो वुड चेंज होती है कोल के अंदर, ये एक तो एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर होती है, यानी एयर की गैर मौजूदगी में, और दूसरा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की बेस पे होती है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर जब अप्लाई करते हैं आप, तभी ये वुड चेंज होती है कोल के अंदर। इसके अलावा एक और इसके अंदर फैक्टर है कि हमारे पास जो एनएरोबिक बैक्टीरियाज़ हैं, एनएरोबिक बैक्टीरियाज़। अब एनएरोबिक बैक्टीरियाज़ की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ये अब देखें तो एनएरोबिक का मतलब होता है कि ये ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते, तो इसलिए क्योंकि ये हमारे पास हो ही रहा होता है एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर, तो इसलिए ये एनएरोबिक बैक्टीरियाज़ की मौजूदगी के अंदर ये वुड जो है ना वो चेंज होती है कोल के अंदर। अब इसमें ये एक स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस। ये भी आपने इसके अंदर मेंशन करना होता है कि ये एक स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर वुड चेंज होती है हमारे पास कोल के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो टाइप्स हैं, जो मॉइस्चर और कार्बन कंटेंट के ऊपर होती हैं, वो कितनी हैं। अच्छा, इसकी टाइप्स के अंदर अब पहली जो टाइप है उसकी वो है पीट। अब इसकी हम एक तो टाइप देखेंगे, उसके बाद इसके अंदर कार्बन कंटेंट देखेंगे कितना है, और फिर हम देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है। अब पीट जो है ना, सबसे ये ऊपर वाली लेयर जो होती है कोल की, यानी जब आप ज़मीन की सतह को आप खोदें तो उसके अंदर जो पहली तय में अगर ये हमारे पास मौजूद है ये कोल, तो उसको हम कहते हैं पीट को। ये बड़ी इन्फीरियर क्वालिटी का कोल होता है और इसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है और कार्बन कंटेंट कम होता है। कार्बन कंटेंट इसके अंदर 60% इसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है, और ये इन्फीरियर क्वालिटी का कोल होता है, और ये मोस्टली किलन्स के अंदर और फर्नेसेस के अंदर यूज़ होता है, यानी भट्टियों के अंदर ये यूज़ होता है। इसके बाद दूसरा जो हमारा टाइप है वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट को अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा ज़मीन के अंदर अगर नीचे और जाएं, यानी इसके ऊपर मज़ीद प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई होता है, तब जाके ये पीट से लिग्नाइट में चेंज होता है। इसलिए ये, लेकिन ये भी थोड़ा सॉफ्ट ही कोल होता है, इसमें भी कार्बन कंटेंट जो है ना इतने ज़्यादा नहीं होते और मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो इसका भी इतना कोई रोल नहीं होता। 70% इसके अंदर हमारे पास कार्बन कंटेंट होता है, और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? ये थर्मल पावर स्टेशन के अंदर यूज़ होता है। थर्मल पावर स्टेशन के अंदर बिजली बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है बिचुमिनस कोल। अच्छा, बिचुमिनस कोल जो होता है ना, उसके अंदर कार्बन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ये भी इतना कोई हार्ड कोल नहीं होता। आपको पता है कि जितना ज़्यादा कोल हार्ड होगा उसकी उतनी ज़्यादा हमारे पास वैल्यू होती है। तो ये बिचुमिनस जो कोल होता है ये आमतौर पर कॉमन एक कोल है जो हाउस होल्ड्स के अंदर या डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसके बाद इसको लिख लेते हैं डोमेस्टिक पर्पज़, या हाउस होल्ड भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारी जो आखिरी टाइप है वो है एंथ्रासाइट का। ये बड़ी सुपीरियर क्वालिटी का हमारे पास कोल होता है, इसके अंदर कार्बन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा ये बड़ा हार्ड कोल होता है, तो इसलिए ये हमारे पास बड़ा महंगा कोल होता है, और ये यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ये था आज का हमारा टॉपिक। इससे आगे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कोल की पढ़ेंगे, तो वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक यही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।